अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी आज हम कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे और स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या है। व्हाट व्हाई आर देयर नो नेगेटिव नंबर ऑन द केल्विन स्केल। मतलब हमने 3 स्केल पढ़ी हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल। इसमें ये पूछ रहा है कि केल्विन स्केल के ऊपर नेगेटिव नंबर क्यों नहीं होता। आप बच्चे पहले खुद से थोड़ा समझने की कोशिश करें। जो केल्विन स्केल है उसका स्टार्ट ही 0 से होता है और 0 केल्विन जो है वो इस यूनिवर्स में सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है। इससे नीचे कोई टेम्परेचर ही नहीं है। बात खत्म हो गई। मतलब सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो केल्विन स्केल पे है वो 0 केल्विन है और माइनस केल्विन है ही नहीं कि आप ये समझें कि माइनस के 1 के -2 के -3 के इस तरह की कोई बात ही नहीं है। जैसे सेंटीग्रेड में नहीं होता कि -1 सेल्सियस टेम्परेचर हो गया जी, -2 सेल्सियस टेम्परेचर मरी का, या इस तरह सिंपल किसी भी इलाके का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, सेंटीग्रेड में वो होता है। लेकिन केल्विन स्केल के ऊपर 0 केल्विन के नीचे -1 -2 केल्विन -3 केल्विन होता ही नहीं है एट ऑल। माइंड इट। तो इससे आपको अब सारी बात समझ आ गई होगी। जब स्टार्ट ही 0 केल्विन से होता है लोएस्ट टेम्परेचर, तो फिर केल्विन पे नेगेटिव नंबर होना ही नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं। 7.6 There is no negative number on the Kelvin scale because the lowest possible temperature in the universe is 0 Kelvin, called absolute zero. इससे नीचे टेम्परेचर अभी तक रिसर्च में नहीं आया और केल्विन स्केल के ऊपर यही टेम्परेचर 0 से स्टार्ट होता है। इससे नीचे टेम्परेचर अभी हुआ ही नहीं है। तो इसलिए आप ये फिर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 0 केल्विन ही लोएस्ट टेम्परेचर है और नेगेटिव स्केल नहीं होती केल्विन स्केल के ऊपर। मैटर डज नॉट एग्जिस्ट बिलो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। मैटर होता ही नहीं है। मतलब उसके जो पार्टिकल हैं उनकी मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाती है, सीज हो जाती है, खत्म हो जाती है। देयरफॉर देयर इज नो नेगेटिव नंबर ऑन द केल्विन स्केल। इसलिए और केल्विन स्केल के ऊपर नेगेटिव नंबर नहीं होता। नेक्स्ट बच्चे 7.7 चेक करें। कमेंट्स ऑन स्टेटमेंट। क्या अ थर्मामीटर मेजर इट्स ओन टेम्परेचर, कि जो थर्मामीटर है वो अपना ही टेम्परेचर मेजर करता है। इसका पता मतलब क्या है बच्चे? अब जरा गौर करना। आप मतलब एक कप में पानी रखें जो चिल्ड वाटर है, उसमें रखें और उसको पड़ा रहने दें और कुछ देर बाद चेक करें तो आपको उस कप का टेम्परेचर, थर्मामीटर डालें और बाहर जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का, उसका टेम्परेचर और कप में वाटर का टेम्परेचर सेम हो चुका होगा। हम इसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। बच्चे जब थर्मल इक्विलिब्रियम होता है तो जो सिस्टम होता है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर मेजर कर होता है, वही सिस्टम का ही टेम्परेचर होता है। तो यहाँ से गैस करें कि हीट जो होती है वो सराउंडिंग से सिस्टम में एंटर होती है। मतलब एनवायरनमेंट से उस जो ठंडा गिलास पानी का था उसमें हीट एंटर होती रही, उस वक्त तक फ्लो कंटिन्यू रहा जब तक कि सराउंडिंग और सिस्टम का टेम्परेचर सेम नहीं हुआ। जैसे आप कप ऑफ जो वाटर है उसको सिस्टम कह लें और बाकी इन्वायरमेंट को सराउंडिंग कह लें। तो थर्मल इक्विलिब्रियम जब अटेन कर लेता है तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वही सिस्टम का टेम्परेचर है। अब यहीं पे रुक जाएं जरा। आप इस केस में 7.7 में सिस्टम को आप कप ऑफ टी की बजाय थर्मामीटर समझ लें। अब थर्मामीटर में क्या है, पानी की बजाय आप मरकरी समझ लें, होता ही मरकरी है। इसलिए जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है और मरकरी थर्मामीटर, लेट सपोज आप उनका वो फ्रिज में रखा हुआ था, बाहर निकाल के रखें और कुछ देर बाद चेक करेंगे आप तो आपको वो सराउंडिंग का टेम्परेचर बता देगा। मतलब मरकरी ने, थर्मामीटर ने अपना टेम्परेचर बताया है क्योंकि मरकरी का भी वही टेम्परेचर हो जाएगा ना, इसलिए तो एक्सपेंड करेगा एनवायरनमेंट से सेंस करके। इसलिए हम ये कहते हैं थर्मामीटर मेजर इट्स ऑन टेम्परेचर। आइए इसका आंसर कैसे लिखना है।
7.7. A thermometer measures the temperature of surrounding environment after attaining the thermal equilibrium. It At this stage, temperature of the thermometer and surrounding is same. थर्मल इक्विलिब्रियम यही होती है कि सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो जाता है। तो जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ही सिस्टम का टेम्परेचर है, थर्मामीटर ने वही मेजर कर लिया है, तो इसका मतलब है हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट थर्मामीटर मेजर इट्स ओन टेम्परेचर। तो वही थर्मामीटर का टेम्परेचर होगा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है। नेक्स्ट 7.8. There are various objects made up of cotton, wool, plastic, metals, etc. in a winter night. Compare their temperature with air temperature by touching them with your hand. मतलब हमें विंटर में अगर एक मेटल स्पून को टच करते हैं, प्लास्टिक को टच करते हैं, वुड या कॉटन को करते हैं, तो हमें कैसा फील होता है। तो डेफिनेटली हमारा एक्सपीरियंस ये है कि मेटल को टच करने से ज़्यादा कूलिंग फील होती है, जबकि प्लास्टिक और वुड दोनों सॉलिड फॉर्म में है, तो इसको टच करने से कम कूलिंग फील होगी। और कॉटन तो हमें वार्म ही लगेगी। आपको पता है कॉटन जब हम उसके रज़ाई वगैरह बनी होती है या इस तरह, तो उसमें हम सोते भी हैं तो कॉटन वार्म फील होती है। ये क्या रीज़न है इसकी? बच्चे सिंपल सी बात है कि मेटल गुड कंडक्टर है। जब आप मेटल को टच करते हैं, ये मेटल बनी हुई है, इसको जब टच करेंगे तो ये जो रिसेप्टर हैं यहाँ से हीट क्विकली इस मेटल में ट्रांसफर होगी। क्यों? मेटल गुड कंडक्टर है। जब ऐसे हीट यहाँ से इधर ट्रांसफर होगी तो इन रिसेप्टर पे कूलिंग फील होगी, क्योंकि इनका टेम्परेचर लो हो जाएगा, इस वजह से हमें कूलिंग फील होती है। ये कॉन्सेप्ट है। आपको अब समझ आ गई होगी बात। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हम कैसे लिखेंगे? मेटल्स हैव हायर thermal conductivity. Therefore, we feel cool in winter after touching because they conduct heat away from our hand quickly. जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो फिर बाकी दो का क्या है? प्लास्टिक एंड वुड, ये दोनों हैव लोअर थर्मल कंडक्टिविटी बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक और वुड पुअर कंडक्टर होते हैं बच्चे, तो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी लो होगी, इसलिए थोड़ा सा हमें क्या फील होंगे? सो वी फील लेस कोल्डर, कम फीलिंग होगी एज कम्पेयर टू मेटल, टू टच एज कम्पेयर टू मेटल। लास्ट कॉटन के बारे में क्या ख्याल है? कॉटन हैज वेरी लेस थर्मल कंडक्टिविटी एज कम्पेयर टू बोथ प्लास्टिक, वुड एंड मेटल। इनसे कम इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, इज ज़्यादा पुअर कंडक्टर है इन तीनों से। in winter we feel warmer to touch than metal and plastic, इसलिए हमें थोड़ा वार्म फील होगा। तो ये हमने कंपैरिजन कर दिया है। नेक्स्ट 7.9 क्वेश्चन, विच इज ग्रेटर एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस और 1 फ़ारेनहाइट। आपको बच्चे पिछली लेक्चर में मैंने समझा दिया है लास्ट टाइम स्केल्स वाले में कि जो अपर और लोअर फिक्स्ड पॉइंट हैं सेल्सियस के, उसमें 100 इक्वल डिवीजन होती हैं। अब ज़रा इमेजिन करें इसको। और सेम वही थर्मामीटर जिसके ऊपर फ़ारेनहाइट में स्केलिंग होगी, अपर और लोअर पॉइंट में 180 डिवीजन होती हैं। इसलिए बच्चे तो बड़ी स्केल कौन सी हो गई? 1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम मेजर करते हैं तो फ़ारेनहाइट में कम मेजर होगा, क्योंकि उसकी जो लेंथ है, लिनियरिटी है, वो रेंज डाउन आएगी। इसीलिए हम इसको फिर कैसे लिख सकते हैं? हमें इसका फार्मूला पता है 7.9, द इंक्रीज इन 1 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन 1f। सबसे पहले करेक्ट आंसर याद होना चाहिए आपको, बस ये आपने लिख देना है 1 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर होगा। कैसे होगा? इट इज क्लियर फ्रॉम फॉलोइंग फार्मूला। कैसे? 1c इज इक्वल टू 1.8f। ये देखो ना बच्चे, ये 1c और 1f लिखता तो बराबर होते, लेकिन 1c इतना बड़ा है कि f को 1.8 तकरीबन डबल से मल्टीप्लाई किया है, तब इक्वल आया है। आप इक्वेशन को समझेंगे तो ये चीजें आपके लिए बड़ी इजी हो जाएंगी। अगर मैं लिखता ना 1c इक्वल टू 1f तो इक्वल थे, लेट्स सपोज,
लेकिन ये इक्वल नहीं है। क्यों? F तब इक्वल आता है जब F को इतना बड़ा करना पड़े, 2 टाइम बड़ा करना पड़े, लेट्स सपोज अप्रॉक्सीमेट 1.8 टाइम्स बड़ा करना पड़े, तब इक्वल आता है। तो इसका मतलब है 1 सेल्सियस इतना उसका कद बड़ा है कि इसको इतना बढ़ाना पड़ता है F के बराबर करने के लिए। ये चीजें हैं, तो इसलिए हम इसका पैट आंसर यही लिखेंगे, बिकॉज अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट आर डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स इन द सेल्सियस स्केल, जबकि फ़ारेनहाइट में कितना बचे 180 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ से अंदाजा हो जाएगा, देयरफॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन 1 फ़ारेनहाइट स्केल। तो ये आपके 7.9 का आंसर हो गया। मेरी बात बच्चे याद रखिएगा, बीइंग अ टीचर जब तक चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते, जब तक टीचर के साथ अटैच नहीं होते, अंडरस्टैंडिंग हो नहीं जाती आपकी, ये चीज़ें आपको कभी भी समझ नहीं आती और आप ऐसे ही इधर-उधर घूमते रहेंगे और आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आप फ़ोकस किया करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड किया करें, आपकी डेली लाइफ में ये चीज़ें होती हैं, तब आपको समझ आती हैं। अदरवाइज़ मुश्किल ये है, तो टाइम का वेस्ट करना है। तो आप अच्छे बच्चे हैं, आज मॉडर्न दुनिया है, हर कोई सेंस रखता है, तो आप एक्टिव होके काम किया करें, समझ रखा करें और इन चीज़ों को फॉलो किया करें। 7.10 Why would not you expect all molecules and gases have the same speed? हाँ, ये सबसे पहले आंसर क्या? नो। उसके क्वेश्चन से ही पता चल गया कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते, तो आपने लिखना है ना, नो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, हम वाकई एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो उनकी स्पीड सेम होती है। रीज़न क्या है? देखिए, जब गैस के मॉलिक्यूल किसी कंटेनर में होते हैं तो उनमें एक काइनेटिक एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनकी मोशन रैंडम होती है और मॉलिक्यूल एक कोलिजन आपस में करते हैं। और याद रखिए, कोलिजन दो तरह का होता है, एक होता है इलास्टिक, एक होता है इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जब बिलियर्ड बॉल की तरह, आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बॉल जब दूसरी से कोलाइड करती है तो पहली वाली रेस्ट पे आ जाती है, दूसरी मूव करती है। तो आप फिर कैसे कह सकते हैं कि सारे बॉल की स्पीड सेम है? पहले वाली तो रेस्ट पे आ गई है, दूसरे वाली मोशन में चली गई है। इसी तरह ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल किसी की वेलोसिटी बढ़ रही होती है, किसी की कम हो रही होती है और किसी की बहुत ही कम होती है और कोई रेस्ट पे होता है ड्यूरिंग कोलिजन। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनकी वेलोसिटी सेम नहीं होती। अब आपका कॉन्सेप्ट बन गया, तो देन इसका आंसर कैसे हम लिखेंगे? 7.10 we will not expect that all molecule in a gas have the same speed, okay, because collision of the gas molecule is elastic. When they collide, they exchange their velocities, उनकी velocities exchange हो जाती हैं। अगर एक बॉडी किसी वेलोसिटी से जा रही है तो जब किसी और से टकराएगी तो खुद रेस्ट पे आ जाएगी, अगली बॉडी मोशन में देखेंगे। तो आपने दो बॉडीज को ऑब्जर्व किया कि एक बॉडी पहले किसी वेलोसिटी से आ रही है, फिर कुछ देर बाद ऑब्जर्व किया तो वो बॉडी रेस्ट पे है, अब उसकी वेलोसिटी जीरो है। सेकंड बॉल की वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई है? बढ़ गई है, या उतनी ही वेलोसिटी उसने अटेन कर ली है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल सेम वेलोसिटी नहीं रखेगा। व्हेन दे कोलाइड दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज लाइक बिलियर्ड बॉल, जैसे मैंने इसकी एग्जांपल दी है लास्ट टाइम। Therefore, during collision, some molecules are at rest and some moves, so all molecules have different velocities. 7.11 Does it make sense to talk about the temperature of vacuum? Does की जगह no लगा दें बस। No, it does not make sense. रीजन क्या है बच्चे पता है? किसी भी बॉडी का, जब आप कहते हैं ना बॉडी, मतलब वो मैटर है, उसके अंदर पार्टिकल हैं। तो जब आप कोई भी बॉडी को हीट अप करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। रीजन, उसकी मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ती है जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई मैटर है और मैटर का टेम्परेचर बढ़ता है तो हम ये सेंस बना सकते हैं। लेकिन अगर एक चीज ऐसी है जहाँ पे कोई मैटर है ही नहीं, आप सिंपल समझ रहे हैं, मतलब वैक्यूम, वहां पे कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो देन वहां पे टेम्परेचर का बढ़ना कोई सेंस नहीं बनती। इस वजह से इसका आंसर अब आपको समझ आ गया है कि क्या होना चाहिए। नो, इट डज नॉट मेक
any sense. स्टार्ट करते हैं. No, it does not make sense to talk about the temperature of vacuum. क्यों? Reason, because temperature is average kinetic energy of the particle of the substance. Temperature तो होता ही किसी पार्टिकल की एवरेज kinetic energy है, लेकिन क्या वैक्यूम में कोई पार्टिकल है? नहीं, तो फिर सही लिखा है. But in vacuum there is no particle, so it does not make the sense. ये आसान हो गया. नेक्स्ट 7.12 देखते हैं बच्चे. Comment on statement. क्या a hot body does not contain heat? Yes, hot body does not contain heat. ये ठीक बात है. हमें जैसे देखें ना बच्चे, हम कहते हैं कि जो ट्रेन है वो उसके लिए रेलवे ट्रैक होता है, पटड़ियाँ होती हैं उसके चलने के लिए. वो भी एक गाड़ी ही है, रेलगाड़ी आपने सुना है. और बाकी भी तो गाड़ी ही होती है, बसें वगैरह एटसेट्रा, कार, वो गाड़ियाँ ही हैं. वो जब चलती हैं तो वो रोड पे चलती हैं. अब बिल्कुल इसी की रेशो से है ये बात कि जो हीट है और इंटरनल एनर्जी है, हीट को आप क्या समझें कि वो ट्रेन है, और जो इंटरनल एनर्जी है वो आप समझे कि बसेस हैं. इंटरनल एनर्जी हमेशा रोड पे ही चलेगी, और ये कहना कि जो हीट है वो रोड पे चल रही है, ये गलत है. उसके लिए रेलवे ट्रैक होता है. मतलब क्या है? मतलब मैं आपको समझाता हूँ. हीट हमेशा बच्चे ट्रांजिशन के केस में आएगी. ट्रांजिशन क्या है? मतलब चेंज होना. एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब हीट फ्लो होती है तो उस वक्त हम कहते हैं ये हीट के सेंस में वो आएगी. लेकिन अगर कोई बॉडी उसका टेम्परेचर हाई है, या उसके पास टच करने से उसका टेम्परेचर हम सेंस करते हैं कि ज़्यादा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इस बॉडी के पास हीट है. हम कहेंगे इस बॉडी के पास इंटरनल एनर्जी है. तो हीट का वर्ड तब सिंपल यूज करना है जब हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चेंज हो रही हो. अगर कोई बॉडी आपको हॉट लगती है तो आप ये नहीं कह सकते कि उस बॉडी के पास हीट है, आप ये कहें कि उस बॉडी के पास इंटरनल एनर्जी है. आइए इसको स्टार्ट करते हैं. When we say that a substance, its molecular motion increases. When we heat a substance, its molecular motion increases, which increases internal energy. As a result, temperature of the substance increases. तो इसका मतलब उसकी हीट भी इंक्रीज हो गई. लेकिन नहीं, हमने कहना कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, हीट नहीं कहना. It is not true to say that the body has heat but contain internal energy. ये ऐसे. The word heat is used only कब? When referring to the energy actually in transit form. जब वो चेंज हो रही हो, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रही हो, तो वो हीट के सेंस में आएगा. फिर आप इंटरनल एनर्जी नहीं कहेंगे. हॉट टू कोल्ड बॉडी. ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी. लास्ट है बच्चे, लास्ट, डिस्कस वेदर द सन इज मैटर. तो आप खुद से सोचें, सन मैटर है या नहीं है. आप कहेंगे सर वो तो प्लाज्मा स्टेट में है. तो भाई प्लाज्मा भी तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया. तो फिर आप कहेंगे यस सर, जो सन है वो भी मैटर है. सर मैटर तो पार्टिकल होते हैं उसमें, और उसको केएमटी एक्सप्लेन करती है, मतलब किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन करती है. जैसे कोई उसकी कंपोजिशन क्या है, उसमें कौन से पार्टिकल हैं, उनकी मोशन कैसी है, एटसेट्रा. यही है ना केएमटी, किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. यस बच्चे. तो सन में भी पार्टिकल है. कौन? हीलियम और हाइड्रोजन, ये वाले पार्टिकल हैं, और इनकी मोशन भी होती है, और हर वक्त रिएक्शन भी हो रहे हैं, आपको पता है. इसलिए वो रिएक्शन हमें इधर सुनाई नहीं देते फ्यूजन बम की तरह, क्योंकि मिड में वैक्यूम है, और वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं है, जिस वजह से साउंड ट्रेवल करती है. तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल चाहिए. तो आप कहेंगे कि सर साउंड इसमें ट्रेवल कर सकती है, सॉलिड लिक्विड गैस, यस कर सकती है. इसकी डिटेल फिर कभी इंशाल्लाह टॉपिक में आएगी. तो आप देखें ना, मैक्सिमम आपके कॉन्सेप्ट वो रिलेट हो रहे होते हैं, तो मैक्सिमम नॉलेज आप गेन कर रहे होते हैं. इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सब्र करके चीज़ों को सुना करें, उसको समझा करें. तो वन टाइम ही आपको स्टडी करनी पड़ेगी इंशाल्लाह. तो अब इस डिस्कशन से तो आपको समझ आ गई होगी कि सन मैटर है. आइए हम इसको लिखते कैसे हैं. क्या सन का भी मैस है? आप कहेंगे यस सर.
सन का mass है, क्या ये जगह भी घेरता है? यस। तो इसका मतलब है सन तो मैटर हुआ फिर, क्योंकि मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। तो सन भी तो ऐसा करता है, ये दोनों प्रॉपर्टीज रखता है। तो इसीलिए बच्चे बात खत्म हो गई, सन भी मैटर है, मैंने लिख दिया। सन आल्सो कंटेन पार्टिकल लाइक एज हीलियम एंड प्रोटॉन। मैं पार्टिकल की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो सारा मैटर को डिस्कस करती है। तो मैटर में पार्टिकल होते हैं और पार्टिकल की मोशन होती है, फिर उनकी किनेटिक एनर्जी, प्रेशर, हर चीज पढ़ते हैं। तो इस लेवल पे 9th क्लास के ग्रेड पे आपको मैं जस्ट ये इतना सा बता दूं कि सन आल्सो कंटेन पार्टिकल हीलियम एंड हाइड्रोजन। सन इज द प्लाज्मा स्टेट, ये आयनिक स्टेट होती है बच्चे। देयरफॉर किनेटिक molecular theory explains the composition of sun and motion of the particle. So sun is matter। तो बात खत्म हो गई। तो ये बच्चे इसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर था 7.13। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। मेरी दुआ है अल्लाह आपको कामयाबी दे और नेक बनाए। अल्लाह हाफिज।